करवाते हैं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी हमारे साथ में। चेतन जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं। फिरोज भाई, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में राजेश जौहरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट चेतन जी आपसे ही, चूंकि बीजेपी वीर सावरकर को भारत रत्न के समान मानती है, देशभक्त मानती है, और इस तरह से एक शख्स ने एक सेमिनार में ये गंभीर बातें कही, आरोप लगाए, और वो वीडियो दिग्विजय सिंह शेयर कर रहे हैं। क्या कहेंगे? पहला कमेंट है आपका चेतन जी। देखिए जी, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 20वीं से लेकर के 21वीं शताब्दी तक में जो महान नेता थे, उन नेताओं में से एक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सारी बातें बहुत गंभीरता के साथ, सारे तथ्यों के साथ सदन में रखी। वीर सावरकर मतलब विचार, वीर सावरकर मतलब आंदोलन, वीर सावरकर मतलब स्वतंत्रता। इसके बाद क्या बचता है? और जो लोग इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ये विकृत मानसिकता के लोग हैं। ये उम्र के उस पायदान पर खड़े हैं जब हमारे यहाँ कहा जाता है कि इस उम्र में अक्सर आदमी सटिया जाता है। तो दिग्विजय सिंह जी उम्र के उस पायदान पर आ चुके हैं। और वैसे भी दिग्विजय सिंह जी सुर्खियों में बने रहने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, 10 जनपद में अपनी राजनीति और अपना नाम दोनों चमकाने के लिए, वो वेटिकन को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करें, इससे हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम भारतवर्ष के गौरव को तो कम से कम दिग्विजय सिंह जी को याद रखना चाहिए। मैं अनेक अवसर पर कहता हूं, फिर से कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी के कारण कहीं ना कहीं सारी कौम पर एक कलंक का धब्बा जो लगता है, वो इस कलंक को एक संदिग्ध निगाहों से देखा जाता है। ये पीड़ा भी मेरे मन में रहती है, क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता, अलग विषय है, लेकिन जहां से दिग्विजय सिंह जी आते हैं, मैं भी वहीं से चल करके आता हूं। मेरी पीड़ा है। अनेक लोग हमसे कहते आप लोग बात क्यों नहीं करते? तो ऐसे आदमी से क्या बात की जाए? ये बात है कि जो वीडियो वो शेयर कर रहे हैं, उसमें जो बातें कही गई, उन्होंने खाली शेयर किया है वो वीडियो, अपनी उसमें कोई जोड़ा नहीं उन्होंने जी। मैं दीपेश जी, ऐसे कभी आतंकवादियों का वीडियो शेयर करते आपने दिग्विजय सिंह जी को देखा है? कभी नफरत के बीज बोने वाले लोगों को कभी देखा है? कभी उस कन्हैया को जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कि कभी वीडियो शेयर करते हुए आपने देखा है? कभी इस हिंदुस्तान में आग लगाने वाले लोगों का वीडियो शेयर करते हुए आपने देखा है? और मैं तो कहता हूं कि भगवान जिसकी मति रखता है, उसकी बुद्धि का हरण पहले कर लेता। तो शायद नगरीय निकाय के चुनाव है, दिग्विजय सिंह जी की जो मति है, ये सारे कांग्रेस को उसका भुगतान इस मध्य प्रदेश में करना पड़ेगा, पंचायत से लेकर के। मेरा सवाल उस वीडियो को लेकर भी है चेतन जी, कि जिसमें जो वो निरंजन टाकले कह रहा है, क्या उन बातों पर क्या जवाब है आपकी ओर से? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। निरंजन टाकले जैसे लोगों की बातों पर जवाब पार्टी की तरफ से नहीं जाएगा। निरंजन टाकले को विचारधारा से जवाब जाएगा, और बहुत तगड़ा जवाब जाएगा। लेकिन जब बात राजनीति के फोरम पर आई है, तो उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। और निरंजन टाकले इन जैसे गली में पड़े हुए लोगों को कौन जानता है? कौन इनको स्वीकार करता है? जरूरत से ज्यादा जब हम किसी को स्वतंत्रता देते हैं, तो स्वतंत्रता का आनंद भी इसी प्रकार से होता है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान की गलियों में कोई भारत माँ पे, तो कोई वंदे मातरम पर, तो कोई सेना पर, तो कोई डॉक्टरों पर, तो कोई देशभक्ति पर आरोप लगा करके कुछ भी प्रश्न कर सकता है। ये तो सबका सर्वाधिकार है। इस हिंदुस्तान के संविधान ने लोगों को जरूरत से ज्यादा आजादी दे रखी है। इसका भी कहीं ना कहीं दुष्परिणाम इस हिंदुस्तान के अदा देखने को मिलता है। इसका एक उदाहरण है। फिरोज जी, क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग है कि जिन वीर सावरकर की प्रतिमा संसद में लगी हो, जिनकी तारीफ खुद स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने की हो, ठीक है, उनके लिए कोई शख्स इस तरह से इतिहास उनका बताए कि वो तो उन पर रेप की कोशिश का आरोप लगा था, पहली सजा उनको 4 महीने की इसीलिए हुई थी, या वो पेंशन लेते थे अंग्रेजों से, या जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि वो माफी वीर, और तमाम बातें इस तरह की, ये जो बातें कही जा रही हैं, उसको शेयर करने का मतलब क्या है? दिग्विजय सिंह इस वीडियो को आखिर शेयर करके क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, ये जो संघ और आरएसएस की जो विचारधारा है, इससे हम धुर विरोधी है कांग्रेस। इसमें क्या शक है कि आरएसएस के लोग जो थे वो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे? किसको नहीं पता ये बात? जब देश पूरा आंदोलन कर रहा था और ये पूरा देश में एक एक बच्चा देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब ये आरएसएस के लोग जो अंग्रेजों के साथ थे, तो सावरकर जो है वो एक उदाहरण है मात्र। भगत सिंह से भी 1927 में कहा था वाइसरॉय ने कि आप माफी मांग लीजिए। अशफाकुल्ला खान से भी कहा था कि आप माफी मांग लीजिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से भी कहा था कि आप माफी मांग लीजिए। भगत सिंह ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे फांसी होगी
तो पूरे देश का युवा खड़ा हो जाएगा आजादी के लिए। चंद्रशेखर आजाद के लिए मुखबरी किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी ने क्रांतिकारियों के खिलाफ बयान दिए अदालत में जाके, ये किसको नहीं पता है। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, हेलो नहीं, हाँ सुन रहे हैं। अटल जी का आपने जिक्र किया, अटल जी कहाँ गए, किसके खिलाफ गए गवाही दे? वो भी हम आपको दे देंगे, सब चीजें वो उसके बाकायदा रिकॉर्ड है, सत्य प्रतिलिपि है अदालतों की, ठीक है। और आप देखिए जो भगत सिंह के खिलाफ जिसने वो दी थी, शोभा सिंह ने दी थी भगत सिंह के खिलाफ जो है गवाही, आरएसएस के लोगों ने गवाही दी थी भगत सिंह के खिलाफ, और ये रिकॉर्ड में है सब। और उसको शोभा सिंह के जो बेटे थे खुशवंत सिंह, उसको पद्म विभूषण किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जो अटल बिहारी की सरकार ने दिया। तो इसका वो सवाल नहीं है, जो सवाल है वो सामने है। उसमें जो एक मेन बात की गई है कि ये 2 नेशन थ्योरी की बात किसने शुरू की थी? सावरकर ने। इसमें एक बात और की गई है कि फजलुल हक की सरकार जो मुस्लिम लीग के साथ मिलके, हम आज कहते हैं ना कि ये जो कट्टरपंथी है ये दोनों तरफ काम करते हैं, मुसलमान कट्टरपंथी भी है और हिंदू कट्टरपंथी भी है, और ये सांप्रदायिकता फैलाते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सरकार थी इनकी, सिंध में सरकार थी इनकी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उस गवर्नमेंट में डिप्टी सीएम थे। 1942 में उन्होंने पत्र लिखा भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों को कि हमको आप सपोर्ट दो फाइनेंशियल, हम इसको फेल करने का तरीका बताते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का। अब जिनकी पूरी बखिया उधड़ गई, सामने खुल गई, तो वो दिग्विजय सिंह को गाली दे रहे हैं। अरे भैया ये तो तथ्य है देश के, वो टाकले ने तो खाली तथ्य रखे हैं सामने, और एक सेमिनार था, सेमिनार में वो बात कर रहा है। और ये तो ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो तथ्य नहीं है। अब बताओ, ये एक क्रांतिकारी होके एक क्रांतिकारी खून बहा रहे थे, लोग फांसियों पे चढ़ रहे थे। फिर जब दूसरे ऐसे महापुरुषों के फिर इतिहास सामने आते हैं, उनसे जुड़े जब तथ्य सामने आते हैं, तो फिर आप लोग आपत्ति उठाने लगते हैं। अरे क्यों? हम कह रहे हैं ना, मोतीलाल नेहरू की बात करिए आप, 194 करोड़ की संपत्ति दी उन्होंने देश के नाम। अच्छा। मोतीलाल नेहरू भवन जो था वो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिस हुआ करता था, उसका खर्चा वो उठाया करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जान दे दी, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जान दे दी, ठीक है। ये बताएं कौन सा क्रांतिकारी है इसमें दंगियों में जो चड्डा पहन के निकला और उसने देश के लिए जान दे दी? बताओ, हम उसकी मूर्ति लगवाते हैं पीसीसी के सामने। तो जो चीज हकीकत है वो दिग्विजय सिंह जी ने शेयर किए, करना चाहिए उनको, सही बात है। लोगों को इतिहास जानने का अधिकार है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। ये नाथूराम गोडसे इन्हीं की पार्टी का आदमी था जिसने महात्मा गांधी जैसे आज शख्स की हत्या की। बताओ, महात्मा गांधी के खिलाफ निकाल के बताओ, क्या क्या निकालोगे महापुरुषों में? चलो आप ही निकालो। सरदार पटेल के बारे में निकालो, वो हमारे ही महापुरुष है, निकालो। चलो आप ही बताओ, क्या निकाल के बताओगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने यातनाएं सही है जेल में। जवाहरलाल चेतन जी जवाब देंगे। चेतन जी, वो कह रहे हैं जो है इतिहास में दर्ज, वो अगर बातें सामने आ रही हैं तो क्या गलत है इसमें? चेतन जी, ये अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी के चमचे बोल रहे हैं, और अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा है ये हिंदुस्तानी बनकर के उसको पढ़ रहे हैं। यही इस देश का दुर्भाग्य है। क्यों नहीं जानता अंग्रेजों को किसने बसाया? इस भारत माँ का टुकड़ा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अय्याशियों के बीज बोया है, ये किससे छुपा हुआ है? जब आप हम आरोप लगाते हैं, हम तथ्यों के साथ कहते, तब आपको मिर्ची लगती है। आप हमारे महापुरुषों के बारे में जिस तरह की बातें कर रहे हो, सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हमने नहीं की। लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ धोखेबाजी किसने की? इस देश के चाइना को किसने गिफ्ट में ले जाकर के हिंदुस्तान के मादरे वतन को गोद में ले जाकर के रखने का पाप किया है? और जिस दुष्कर्म की बात तुम कर रहे हो, ये याद रखना, कांग्रेस की 3 पीढ़ियों का दुष्कर्म इस देश में भुगता है। एक पार्टी के परिवार को पालने के लिए आपने देश की आजादी को दांव पर लगा दिया। देश के लोगों के जो उनके हुकूमत पर अपने अधिकार थे, उनके जो भाग्य के विधाता थे, उन लोगों ने जाकर के अंग्रेजों की गुलामी की, वो हमसे प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, तथ्यात्मक बात, वो कह रहे हैं कि ये फैक्चुअल है। टाकले ने कहा कि मैंने जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन किया। जितेश जी, फिर तो इस तरह की सारी बातें और सारे तथ्य हम लोग भी रखते हैं ना। हमारे यहाँ संघ में बहुत सारे लोगों के एविडेंस पड़े हुए हैं, इन सबकी चड्डी बनियान धोती खुली हुई पड़ी हुई है। क्या मैं उसका वर्णन करूं अपने मुंह से? आपको अच्छा लगेगा? जिस तरह से मेरे मित्र कह रहे हैं चड्डे, ये चड्डे नहीं होते ना, तो इस चड्डी छोड़ करके
हरी लुंगी वाले हिंदुस्तान छोड़ करके भाग गए होते। ये ध्यान रखना, ये हिंदुस्तान अगर बचा है तो इन चड्डों के कारण बचा है, न कि तुम लोगों के कारण। तुम तो खद्दर में इस देश को चद्दर पहना करके निकल लेते, ये सारे देश को कफन पहना करके ये अंग्रेजों की दास्तां और पाकिस्तानियों से मिल करके हिंदुस्तान को खत्म कर चुके होते। ये चाइना के साथ गठबंधन करने वाले, मुझे बताइए राहुल गांधी कौन सा ऐसा नेशनल आंदोलन कर रहे जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी सारे लीडरों को बुला करके चोर को बचाने के लिए सारे लोगों को घुमा रहे हैं। मुद्दे से डायवर्ट हो जाएंगे, वर्तमान है जी। हम केवल आप सावरकर पर बात करेंगे और विश्वास सारंग ने बहुत तीखे अंदाज में जवाब दिया, उस पर मैं फिरोज जी आपका लूंगा कमेंट, लेकिन एक कमेंट राजेश जी से। राजेश जी, ये जो निरंजन टाकले लेकर आए हैं, बोल रहे मैंने बड़ी रिसर्च की, जब भारत रत्न देने की मांग उठी मैंने कई किताबों का अध्ययन किया, यहां वहां के डॉक्यूमेंट्स देखे, हो सकता है इतिहास में ऐसी चीजें लिखी पड़ी हों, लेकिन वो सेमिनार में इस तरह का जिक्र करो, फिर दिग्विजय सिंह का वीडियो शेयर करना ये कहते हुए कि कुछ नए तथ्य सामने आए सावरकर जी के बारे में, ठीक है। तो ये राजेश जी, क्या वाकई इतिहास में ऐसी कुछ चीजें हैं, क्या हमें इतिहास तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया जाता किसी भी महापुरुष का? बहुत सारे महापुरुष हुए और बहुत अलग अलग बातें आती है हर महापुरुष से जुड़ी हुई, तो किस तरीके से देखा जाना चाहिए? टाकले अगर कह रहे हैं, क्या उस पर यकीन किया जाना चाहिए? सच है, गलत है? अगर सच भी है तो क्या उसका इस तरीके से उल्लेख होना चाहिए इस वक्त में, आज के दौर में? राजेश जी नहीं, देखिए दीपेश जी, इसकी शुरुआत अपन यहाँ से करते हैं कि आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, कि जब कोई अपने जो कानून ये कहता है, आईटी एक्ट ये कहता है, जब हम किसी चीज को शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर तो हम उसको ऑन करते हैं। मतलब ये सीधी सी बात है, जो शेयर कर रहा है वो उसको ऑन वो इस तरह से करेगा कि मैंने इसको समझा है, मैंने इसको सही माना है, अच्छा। और इसको फैक्चुअली सही माना है, इसलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये तो एक परिभाषा हो गई। दूसरी बात ये है कि हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हम सिर्फ जो फॉरेन राइटर्स ने क्या लिखा है, अब वो टाकले कह रहा है कि हजारों डॉक्यूमेंट्स पढ़े, आर्काइव्स पढ़े। आर्काइव्स कौन से पढ़े? अंग्रेजों के आर्काइव्स पढ़े। आप लंदन गए है ना, और आपको वहां पे जो भी आपने पढ़ा होगा उसमें से आपने डॉक्यूमेंट्स निकाले। अब हम आपको, क्योंकि हमने लॉ की पढ़ाई करी है, इसलिए हम आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताते हैं कि आईपीसी में, आईपीसी आज का नहीं है, आईपीसी तब का ही है जब अंग्रेज थे, और जब सावरकर थे तब आईपीसी लागू था, और सेम धाराएं थी, रेप की भी सेम धाराएं, सब कुछ था। 376 थी और 354 थी इसकी अटेम्प्ट टू रेप, और 1-2 धाराएं और लगती थी उसमें। 4 महीने की सजा कोई नहीं होती थी किसी भी, इनमें से किसी भी धारा में 4 महीने की सजा नहीं होती थी। एक बात हम आपको फैक्ट्स बता रहे हैं, जो टाकले कह रहा है इसलिए बता रहे हैं आपको कि 4 महीने की सजा नहीं होती थी। अब एक चीज होती है कि जब हम लोग सर्वे के लिए जाते हैं, आप भी जाते, कई बार हम लोग जाते हैं, तो बहुत सारे लोग सर्वे के लिए आते हैं, तो उनको सुनना होता है कि बीजेपी को जिताना है या कांग्रेस को, जो भी उनका एजेंडा होता है, तो वो सिर्फ उन्हें 100 लोगों से बात करी तो उनको वही 30 लोग पसंद आते हैं जिन्होंने बीजेपी जो उनका एजेंडा है वो उनको बता रहे हैं। तो वही काम अब आप देखिएगा कि द वीक के बारे में, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, अपने को अधिकार नहीं है किसी के, लेकिन मलयाला मनोरमा ग्रुप का जो पूरा मतलब इतिहास है, जो है ना इतिहास है, वो इतिहास, क्योंकि हम अंग्रेजी की पत्रकारिता में इतने सालों, 20 से ज्यादा साल से काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी उधर भी हैं, हम लोग का डिस्कशन होता रहता है हमेशा। तो एक बात ये है, लेकिन उससे बड़ी बात ये होगी कि आप बहुत जल्दी में देखेंगे कि इनको कोई बुकर्स प्राइज मिल जाएगा टाकले को, या फिर कोई सरोजिनी नायडू अवार्ड मिल जाएगा, या फिर कोई ऐसा अवार्ड मिल जाएगा जो ब्रिटेन या उस तरह के देशों से मिलता है। ये आप आज लिख के ले लीजिए, इस सिर्फ इतने से सेमिनार में, इस भाषण के लिए। लेकिन अब बात यह है, दिग्विजय सिंह जी एक सीनियर लीडर हैं, और सावरकर गलत थे, सही थे, पर हमारी पार्लियामेंट, जो हमारा मंदिर है, हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर उनकी प्रतिमा लगी है, मतलब वो पूजनीय है। वहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति लगी है, मतलब वो पूजनीय है। वहां पर जवाहरलाल नेहरू की पता नहीं लगी है कि नहीं लगी होगी, लेकिन पक्का तो वो हमारे लिए पूजनीय है और वंदनीय है। हम उनके बारे में गलत बात कहने का, सुनने का और शेयर करने का अधिकार नहीं है। दिग्विजय सिंह जी जैसे सीनियर लीडर को ऐसा करने से बचना चाहिए था, क्योंकि वो 5 जो फर्स्ट 5 जो लोग हैं उसमें से एक है। अब एक बात थी, थोड़ी छोटी सी एक बात थी, आपको ये सेम घटना हमको देखने को मिलती है धार जिले का एक छोटा सा इलाका है अमझेरा, आप सबने नाम सुना होगा। अमझेरा के राणा बख्तावर सिंह जो थे वो अंग्रेजों से लड़े और बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन उनके ही गद्दारी हुई और जो उनके लोगों ने गद्दारी कर दी, और उस कारण से आसपास की कुछ छोटी छोटी रियासतें थी उनने गद्दारी करी और पकड़े गए। पकड़ के उनको MTH कंपाउंड इंदौर लाया गया और उनको रखा गया और उनकी
फांसी की सजा नियत कर दी गई कि फांसी है। तो उन्होंने एक फिरोज भाई, इसको ना अपने ऊपर लीजिएगा ना पार्टी के ऊपर लीजिएगा, फैक्ट है ये, जैसे टाकले बता रहा है वैसे हम भी आपको फैक्ट बता रहे हैं। तो उन्होंने एक वो माफी पत्र लिखा राणा बख्तावर सिंह जैसे बहादुर आदमी ने कि मुझे फांसी ना दी जाए और मैं तो आपके जो वो जो हाथी और घोड़े रखे रहते हैं इनकी सेवा कर लूंगा, इनकी देखभाल कर लूंगा, नौकरी कर लूंगा, मुझे फांसी ना दी जाए। अच्छा। तो उन्होंने ये लिखा। आज आपको बताएं, नरेंद्र मंडलोई जी बहुत सीनियर लीडर है उस इलाके के, उन्होंने एक पब्लिक प्रोग्राम में ये बात बोली कि वो तो माफी मांगी, उन्होंने गद्दार थे। माफी मांगना गद्दारी नहीं होती, आप समझिए। जिसकी जान पर बन आई है, हम और आप तब तक नहीं सोच सकते जब तक हम में से किसी की कनपट्टी पे बंदूक ना रखी हो किसी ने और हमको अगले सेकंड मरना हो, और उस समय हमारा क्या स्टेटमेंट होगा वो हम आज से नहीं सोच सकते। एक बात और थी, नहीं छोटी सी दिपेश जी, दो मिनट और देना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि उसमें आप देखिए ये आदमी उसके बारे में कौन क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप सोचिए 1901 में जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई थी और हमारे पूरे देश में कंडोलेंस चल रहा था, उनकी शोक सभा चल रही थी, तो इस आदमी ने, सावरकर ने पहली बार कहा कि हम शत्रु देश की महारानी की कंडोलेंस हम नहीं करेंगे। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, जब ये जॉर्ज एडवर्ड 7th का जब वो हो रहा था, कोरोनेशन हो रहा था, उनका जो राज तिलक हो रहा था, तो उसका सब जगह समारोह चल रहा था देश में। तो त्र्यंबकेश्वर में उन्होंने बहुत बड़ा पोस्टर लगाया था और उन्होंने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। ऐसी एक नहीं 1000 बातें। आप सोचिए, जब उन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा पास कर ली और परीक्षा पास करने के बाद अब डिग्री देने से पहले उनको एक शपथ लेनी होती है, लेकिन शपथ किसकी, कि मैं राजा जो ब्रिटेन का राजा है उसका वो रहूंगा, वफादार रहूंगा। उन्होंने कहा मैं ये जो शपथ नहीं लूंगा। आप और एक नहीं है, ऐसी कम से कम 100 से ये चीजें नहीं आती बाहर, जो सिलेक्टेड चीजें जो लाई जानी है। हाँ। तो वही टाकले को ये सब नहीं दिख रहा है। टाकले ने आर्काइव्स देखे, उसको ये सब समझ में नहीं आया कि इतना वो ये भी बोलता, लेकिन साथ में ये भी बोलता अगर कि ये चीजें भी थी तो हमें बहुत अच्छा लगता। तो बैलेंस होती चीजें, लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है। और पत्रकारिता के नाम पर कलंक हैं ऐसे लोग जो एजेंडा जर्नलिज्म करते हैं, और हमने जीवन में कभी नहीं किया। हमने अगर कहीं बीजेपी के खिलाफ होता है तो बीजेपी के खिलाफ पत्रकारिता में हमारा काम होता है। हाँ, कांग्रेस के खिलाफ होता है कांग्रेस का, और जिसके खिलाफ भी होता है उसके खिलाफ वो काम करते हैं। और मतलब दुख इस बात का है कि वो टाकले हमारी कम्युनिटी का है और हमारे लिए शर्म की बात है। चलिए फिरोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, इन्होंने एक बड़ा सरप्राइज हूं मैं इनकी बात सुन के, जौहरी जी की, कि जब हमारी कनपट्टी पे बंदूक रखी जाती, जब हमको उसकी कीमत पता चलती। आप हजारों वो जवान है आज भी इस देश में। अभी ये दमोह का एक बेटा था असलम करके, वो शहीद हो गया। तो आज हमारे फौजी ये मान ले कि हमको तो मरना है, तो फिर वो काहे के लिए देश के लिए लड़ेंगे। हजारों क्रांतिकारियों ने अपना लहू बहाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलके बहाया है इस देश में, जब हमको आजादी मिली है। ये आजादी वो लोग नहीं समझ सकते जो 60 रुपये की नौकरी किया करते थे अंग्रेजों की। वो लोग इस बात को नहीं समझेंगे। और इन्होंने कहा कि आप हमने उसकी पोर्ट्रेट लगा दिए, कल को गोडसे की लगा दोगे तो क्या गोडसे भी पूजनीय हो जाएगा? क्या हम उसको पूजनीय मान लेंगे? ये कैसी बातें हो रही है इस देश में कि आप जो लोग इस देश के लिए शहादत दे रहे हैं, उनकी शहादत महान नहीं है। महान वो है जो माफी मांग के बाहर निकल जाते हैं। ये महान हो गया इस देश में। ये न्यू इंडिया है हमारा, ये देश। वो इंडिया गेट पे 67% मुस्लिम्स हैं जिनका नाम लिखा हुआ इंडिया गेट पे, जिन्होंने शहादत दी है। और वो जो इंडिया गेट पे नाम लिखे हैं, वो उन सबकी शहादत आज 0 हो गई उन लोगों की। वो भी अपने देश में मजे कर सकते थे, तभी ये देश आजादी नहीं होता। सब 60 रुपए लेने लगते अगर अंग्रेजों से, तो हम कांग्रेसी भी ले लेते सब 60 रुपए। मेरे ग्रैंडफादर खुद 4 साल जेल में रहे, दमोह की जेल में बंद रहा है, वो भी 60 रुपए ले लेते कि साहब 60 नहीं दो, उसको 60 देते हो, हमें 6 ही रुपए दे दो, हम मजे करेंगे। 1 तोला 3 महीने। लेकिन जब इस तरह की बातें फिरोज जी सामने आती, नुकसान तो आप ही लोगों को उठाना पड़ता है ना। आप सावरकर पर सवाल उठाएंगे, फिर बीजेपी को मुद्दा मिलेगा, फिर पुराने वो इतिहास और खंगाले जाएंगे कि ये नेता ऐसा करते थे, वो नेता वैसा। तो क्यों मौका इस तरह की बातें करने का आज क्या मकसद है? अरे क्यों खंगालेंगे? और उसने गलत क्या कहा? ये अंग्रेजों का ऑडिटेड अकाउंट है, ये 60 रुपए। ये अंग्रेजों के जो अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स थे, जो बाद में जब लॉर्ड गवर्नर जनरल हिंदुस्तान छोड़ के चले गए तो उनकी फाइलें सब यहीं रह गई। वो अपनी फाइलें साथ नहीं लेके गए। तो वो फाइलों में दर्ज है वो चीजें।
1000 है। और ये भी सही है कि सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था, बाद में आरएसएस ने कहा इस बात को, और वो लोग दस्तावेजों को मतलब सिलेक्टिव इतिहास बताते रहे, आप भी सिलेक्टिव इतिहास बताएं, बीजेपी वाले भी सिलेक्टिव इतिहास बताएं, इस देश को फिर सच कब पता चलेगा आने वाली पीढ़ी को? नहीं, सच ही है, जो कुछ है वो सच है। अच्छा, आपने अंग्रेजों से पैसा लिया, आपने अंग्रेजों से माफी मांगी, 2 नेशन थ्योरी रखी और मुस्लिम लीग को साथ बढ़ाया। चेतन जी लास्ट कमेंट, वो मानने को तैयार नहीं कि टाकले ने कुछ भी गलत बोला। सिंह को लेटर लिखा कि तुम सिकिस्तान चेतन जी लास्ट कमेंट। जूनागढ़ नवाब। जी हो गया सर, हो गया। सरदार भगत सिंह सुखदेव का केस किसने लड़ने से मना किया? किसने मना किया? और एनसीईआरटी की किताब में किसके शासन में सरदार भगत सिंह को आतंकवादी घोषित किया गया, चंद्रशेखर को आतंकवादी बताने की कोशिश की गई? शर्म आना चाहिए ऐसे झुठेले लोगों को, जिन लोगों ने इस देश में अपने बलिदान दे करके देश के युवाओं को एक नया मार्ग प्रशस्त किया, उनके नाम पर शहादत के आगे तुम उनको आतंकवादी बताना चाहते हो? उनको आप लुटेरे डकैत बताना चाहते हो? इस देश को आजादी हरामखोरी में नहीं मिली है। इस देश को आजादी उन माताओं बहनों से पूछो जिन्होंने, किसी ने अपने बेटे का, किसी ने अपने पति का, किसी ने अपने भाई का प्राणों को हंसते हंसते बलिदान कर दिया है, तब जाकर के इस देश को आजादी मिली है। और ये तथ्य किससे छिपा है कि देश की आजादी के बाद इस देश में जितने दंगे होते हैं, इस देश में जहां आतंकवाद होता है, जहां विस्फोट होता है, कौन निकलता है? कौन है गद्दार इस देश का? बताना चाहिए इस हिंदुस्तान के लोगों को। और इसीलिए इस देश में जो खतरे की बात होती है, इस देश में खतरा अड़ोस पड़ोस से कम इस देश में, मुल्क में रहने वाले इस विचारधारा के कांग्रेस के गद्दारों से ज्यादा रहता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर साथ देना है तो वंदे मातरम का दो, अगर साथ देना है तो हिंदुस्तान का दो, इन गद्दारों का साथ मत देना। ये तो वतन को बेच करके खा जाएंगे। और इन्होंने भारत माँ के टुकड़े 2 प्रधानमंत्री करने के लिए इस देश का विभाजन कर गए, हमारे उन मुस्लिम भाइयों को मरता हुआ पाकिस्तान में भेज दिया जो इस हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते थे। आज आप हमको इतिहास लेकर के बताते हो, लाखों लोगों को कत्लेआम करवाने का काम अगर किसी ने किया है, अरे पाप किसी ने धरती पे किया, ये तुम लोगों ने किया है। शिवसेना के साथ गठबंधन करते हो तब तुमको आंच नहीं आती है, बाकी गद्दारों के साथ करते हो आंच नहीं आती, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करते हो तब तुमको आंच नहीं आती, और जो भारत माँ की एकता अखंडता की बात करते हो उनके साथ तुमको बदबू आती है कि नहीं ये कम्युनल है। ठीक है, चलिए समय समाप्त हो गया। राजेश जी बहुत 10 सेकंड में, क्या ये ऐसे बयान हम सुनते रहेंगे? क्या अभिव्यक्ति की आजादी या भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की, या फिर किसी पर्सनल व्यक्ति कोई ऐसी याचिका, ऐसे केस लड़ने होंगे कि इतिहास से तो फिर किताबों में दर्ज हो, नहीं तो फिर इस तरह की बातें भी नहीं होना चाहिए? वरना हमारे यहाँ पर एक बयान पर कितना बवाल खड़ा हो जाता है, देश पूरे देश में और शहर जलने लगते और पूरी दुनिया भर से आपत्ति आने लगती। तो वो भी एक बयान था और ये भी एक बयान है, लेकिन यहाँ कोई हो अल्ला हंगामा नहीं। तो बात वही कि या तो किसी की भी आप पगड़ी उछालते रहिए, अगर वो मर गया है, जिंदा नहीं है तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्या ये सब चीजें चलती रहेंगी? चलना चाहिए? महापुरुषों के बारे में कैसी बातें होना चाहिए, फिर इस पर भी कोई नियम कायदे होना चाहिए? राजेश जी राजेश जी कौड़ी, राजेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? सॉरी, आपको आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ, तो हमें फिरोज भाई ने जो अभी बात बोली वो हमें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। इतने सीनियर और इतने सीजन्ड लीडर हैं वो, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में किसी की भी मूर्ति गोडसे की लग जाएगी। पार्लियामेंट से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। अगर पार्लियामेंट से बड़ा कोई मानता है किसी चीज को, किसी भी ऑफिस को, किसी भी इंसान को, या किसी के भी चरणों को, तो वो फिर बहुत चिंता की बात है। नहीं होना चाहिए ऐसा। और आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे देश में अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो संघ जिसको मान रहा है उसको, जिसको कांग्रेस जिसको महापुरुष मान रही है, उनके बारे में भी कोई अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। दोनों तरफ से मर्यादाएं होनी चाहिए, हमारी जो बोली है उसमें मर्यादा होनी चाहिए। और जो सबसे दुर्भाग्य की बात है वो ये है कि हम आज भी कर्नल टॉड ने जो लिखा है राजपूतों की हिस्ट्री, उसको ही ऑथेंटिक मानते हैं। आज हम जो है चाहे किसी भी चंदा बरदाई ने लिखा उसको नहीं मानेंगे, लेकिन कर्नल टॉड ने जो लिखा है उसको हम बिल्कुल सही मानेंगे कि नहीं, कर्नल टॉड गलत नहीं लिख सकता। अब कर्नल टॉड ने जोधा भाई की जो स्टोरी लिखी है उसका कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं वहीं पे, जो आपको मेवाड़ में जो कहानियां हैं वहां पे लोक कथाएं हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमको
अंग्रेजों और उन लोगों की लिखी हुई इतिहास पर ना भरोसा करके अपने यहाँ के जो लोगों ने इतिहास लिखा है, अपने यहाँ के जो लोगों ने रिसर्च की है, उस पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। तो जिन्ना की तारीफ करने वाले भी कांग्रेस पार्टी में हैं और सावरकर की बुराई करने वाले भी कांग्रेस पार्टी में, तो दोनों तरह के लोग हर तरफ हैं। और इस पर दिग्विजय सिंह ने अब ये जो ट्वीट किया है वीडियो, उस पर आगे क्या और बवाल खड़ा होता है, देखने वाली बातें रहेंगी। फिलहाल डीएनएन एजेंडा में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनएन न्यूज। नमस्कार।